कानपुर देहात से हैं। कानपुर देहात क्या है? कानपुर में जो देहात है वहां से। अच्छा, कानपुर देहात शहर का ही नाम है, तो वो कानपुर के आसपास ही होगा ना। अच्छा, दो गो है कानपुर, एक कानपुर है, एक कानपुर देहात है। कितना दूर है यहां से? जिला कानपुर ही होगा ना, झांसी के पास है। बहुत बढ़िया। कहां तक हुआ है, क्या चल रहा है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मिश्रण के प्रकार हो गया था समांगी और विषमांगी। उसके बाद हमने ये आपको बताया था, पानी भिजवा। देखे तो ये बात हम पढ़ा दिए हैं। तत्व किसको कहते हैं? जिसका अकेले सूत्र हो उसे क्या कहते हैं? तत्व। एग्जाम्पल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। यौगिक, एक या एक से अधिक का सूत्र हो। एक या एक से अधिक नहीं, एक से अधिक। एक से अधिक का सूत्र होगा तो क्या होगा? यौगिक। अगर सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा? मिश्रण। सही है ना? अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा? तत्व। किसी के साथ सूत्र होगा तो क्या होगा? यौगिक। और कोई सूत्र नहीं होगा तो क्या होगा? मिश्रण। सही है ना? अब चला रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे चला, रवाकरण का मतलब होता है, क्रिस्टल का मतलब ये होता है ठोस जब निश्चित आकार में होगा तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठोस जब निश्चित आकार में होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं, रवा कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि ये पानी दारू में घुला हुआ है। पानी किसमें घुला हुआ है? चला, इफ यू हैव अ वाटर एंड अल्कोहल is mixed in a glass, then अब हम लोग इसको अलग करना चाहते हैं। ठीक ना? क्या उपाय है? भाप बना के भी अलग नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसका एक उपाय यह है कि अगर आप अल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें? चला जी, किसकी बात करें? अल्कोहल की बात करें तो उसका क्वथन जमनांक अलग है। किसका? अल्कोहल का जो जमनांक है वो अलग है, और पानी का जो जमनांक है वो अलग है। अल्कोहल और पानी का जो जमनांक है चला जी, दोनों क्या है? अलग अलग है। अल्कोहल को आप कभी ये में रखे हैं, फ्रिज में? नहीं रखे हैं। अब देखिए, ये जो है -114 डिग्री सी टेम्परेचर होगा तब जम जाएगा। -114। ये जो है ना चला, -1 डिग्री सी पे जम जाएगा। मतलब टेम्परेचर गिराते 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 -114 डिग्री सी लेके जाइएगा ना, तो अभी जम जाएगा। ये -1 डिग्री सी पे जमता है। कभी ऐसा देखे हैं कि दारू को रखे हम फ्रिज में और दारू जम गया? बोलिए, कभी ऐसा देखे हैं? ये लोग भी कहते हैं नहीं। दारू को आप अगर फ्रिज में रखिएगा तो -114 डिग्री से टेम्परेचर जनरेट ही नहीं कर सकते। -1 डिग्री सी, समझो -5 डिग्री सी पे पानी अगर ऐसे लेके ऐसे फेंक दोगे तो हवा में बर्फ बन जाएगा। -5 -10 डिग्री सी पे पानी को ऐसे उठाओ
और उठा के ऐसे फेंकोगे तो हवा में बर्फ बन जाएगा। अब तुम समझो इसका टेम्परेचर कितना है, -114 डिग्री सी पर दारू बर्फ बनेगा। तो अब उपाय क्या है, हम चाहते हैं कि दोनों को गर्म सेपरेट कर लें, अलग कर लें। तो उपाय यह है कि आप जो है इसको ठंडा कीजिए। क्या कीजिए, तो जैसे -1, -2, -5 जाइएगा, सारा का सारा पानी बर्फ बन जाएगा और दारू एकदम टक टक ताकेगा कि भैया हमको तो -114 डिग्री सी चाहिए, जो कि इसको मिलेगा नहीं। अब मामला हो जाएगा, ठीक ना। -114 डिग्री सी इसको मिलेगा नहीं कि बर्फ बनेगा या ये ठोस बनेगा। तो उससे हम क्या करेंगे भैया कि बर्फ का जो उसमें टुकड़ा होगा बनेगा वो निकाल लेंगे, जो बच जाएगा वो दारू होगा। एक भी कण जो है पानी का उसमें बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अल्कोहल में भी तो पानी है। हम लोग जो अल्कोहल पीते थे उसमें भी तो पानी है। हम लोग जो अल्कोहल पीते थे उसमें भी तो पानी है। अब पंजाब वाले लोग जो पीते हैं उसमें भी तो पानी है। राजस्थान वाले जो पीते हैं उसमें भी तो पानी है। वो 100% अल्कोहल थोड़े है, कितना परसेंट रहता है? परसेंट उसेंट नहीं देखना है। अच्छा, 12% के आसपास रहता है। बियर में हमको लगता है 4, 4.5 से 8% रहता है। 4 से 8% रहता है अल्कोहल। तो 12% उसमें, अब बाकी तो चला, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमने वाली हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम जमा के रवाकृत करके भी अलग कर सकते हैं, जिसको हम रवाकरण विधि कहते हैं। रवा का मतलब ये होता है कि ठोस जब निश्चित आकार धारण कर लेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को इस विधि द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया H2O, H2O में कार्बन है हो, ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण के अवयवों या संघटकों को पृथक्कृत किया जाता। अबे आशवन क्या है चला जी? आसवन देखो यही है, गौर फरमाइएगा। जो फिगर में आप देख रहे हैं, एक होता है आसवन, एक होता है प्रभाजी आसवन। नमक को जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा चला जी, डिस्टिल वाटर पिए हैं? नहीं, ठंडा रहता है। अच्छा, हम्म, देखिए, एक मिनट, होल्ड ऑन। कभी आप डिस्टिल वाटर पिए हैं? अरे दुष्ट, रोड पर जो मिलता है वो डिस्टिल वाटर है। एक होता है जो नहीं मिलता है, वो पैकेट में मतलब बोतल में, बिस्लरी वाटर है। अगला, बिस्लरी एक कंपनी है जो डिस्टिल वाटर बेचती है। बिस्लरी एक कंपनी है जो डिस्टिल वाटर बेचती है। तो हम लोग बिस्लरी कंपनी का डिस्टिल वाटर लेते हैं या किनले कंपनी का डिस्टिल वाटर लेते हैं? बोलो न रे। एक्वा बिना जो भी है वो कंपनी का हम लोग डिस्टिल वाटर पीते हैं। एक होता है डिस्टिल वाटर, एक होता है मिनरल वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, डिस्टिल वाटर एंड मिनरल वाटर? किसको पता है? एक बच्चे को पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड मिनरल वाटर? डिस्टिल वाटर क्या है और मिनरल? हम लोग जाके बोल देते हैं दुकान वाले को, ए तनी मिनरल वाटर हैगी देना, या किसी को लग जाता है तो कहता है डिस्टिल वाटर हैगी देना। हम लोग समझते हैं डिस्टिल वाटर मतलब जो बैटरी में देते हैं, मिनरल वाटर जो हम लोग पीते हैं। बट बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो है क्या कि वाटर आर ऑफ 2 टाइप्स। वाटर आर ऑफ 2 टाइप्स,
one is distilled water, another one is mineral water। ठीक है, अब चला जी डिस्टिल वाटर की अगर हम बात करें तो डिस्टिल वाटर तो जमीन के नीचे से पानी निकाल के और तब उसको शुद्ध करके अगर पिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर है। और सॉरी मिनरल वाटर है, इसको कहते हैं खनिज जल। क्या कहते हैं चला जी? खनिज जल, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। इसको कहते हैं आश्वित जल। आश्वित जल। अब चला जी मामला क्या है कि हम लोग जो जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं उसको शुद्ध करते हैं फिर उसको पीते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड एज मिनरल वाटर, क्योंकि जमीन के अंदर खनिज है। और समुद्र का पानी निकाल के शुद्ध करके जो बेचता है उसको कहते हैं हम लोग डिस्टिल वाटर। जैसे हम लोग के एरिया में जो मिलता है वो मिनरल वाटर है। क्या है वो? मिनरल वाटर है, क्योंकि यहां तो समुद्र है नहीं। लेकिन वही आप मुंबई साइड में चले जाइएगा तो वहां आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा। दोनों पानी ही है हमारे पीने के लिए, लेकिन चूंकि उन लोगों को समुद्र से आसानी से पानी मिल जाता है उसको प्यूरिफाई करके वो लोग बेच लेते हैं, तो वो लोग डिस्टिल वाटर बेचते हैं। हमारे यहाँ समुद्र है नहीं तो हम लोग जमीन के अंदर वाला पानी निकालते हैं और उसको शुद्ध करके बेच लेते हैं, दैट इज मिनरल वाटर। बोलो न रे, एक बोतल पानी जो आप लेते हैं उसको शुद्ध करने में मुश्किल से 0.30 पैसा यानी 30 रुपया यानी 30 पैसा के आसपास उसमें खर्च है। और 2 रुपया के आसपास उसका बोतल का कॉस्टिंग हो गया, मान लेते हैं पैकेटिंग वगैरह लगा के 2 रुपया, और मान लेते हैं 5 रुपया में एक बिस्लरी का बोतल बन के तैयार हो जाता है, पैकेट हो गया। आपको कितना में मिलता है? 20 रुपया में। क्योंकि चला पानी बेचना थोड़ा मुश्किल काम है, लोग कहते हैं कि भैया बगले से पी लेंगे, तो जो बेचता है वो बहुत होशियार आदमी है कि डरा डरा के बेचता है कि भैया बाहर का पानी पियोगे तबियत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन लोग को 10 से 12 13 रुपया तक का प्रॉफिट दिया जाता है। अगर कोई पानी वानी का धंधा किया होगा तो उसको पता होगा। कै टका मिलता है? 7 रुपए पीस मिलता है और 13 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है, 20 रुपए से कम में देता नहीं। अब चला कहने का मतलब यह हुआ कि समुद्र के पानी को अगर हम लोग शुद्ध करके बेचते हैं तो शुद्ध कैसे करेंगे? समुद्र के पानी में, समुद्र का जो पानी है उसमें क्या क्या है? समुद्र के पानी में क्या क्या है? एक तो नमक है और दूसरा है आपका पानी। अब आपको पता है इस समुद्र नमक जो है ये 1465 डिग्री सी पर खोलता है। कितना डिग्री सी पर खोलता है? 1465 डिग्री सी पर खोलता है। कौन? नमक। और ई जो है चला 100 डिग्री सी पर खोलता है। अब देखो तो करते क्या है, इसमें हम लोग समुद्र से पानी लाके डाल दिए कंटेनर में और डालने के बाद इसको गर्म किए। गर्म करने के बाद ये 100 डिग्री सी तक जब पहुंचा, 100 डिग्री सी पर पहुंचने के बाद पानी वाष्प बन जाएगा। और वाष्प बनने के बाद यहाँ ये कंडेंसर है, कंडेंसर का काम है वाष्प को द्रव में बदलना। ये जो कंडेंसर है इसका काम है वाष्प को किसमें बदलना? द्रव में बदलना। तो वाष्प को द्रव में बदल के इसमें स्टोर कर लेते हैं, फिर हम लोग पी लेते हैं। नमक यहीं रह जाता है। क्यों यहीं रह जाता है? क्योंकि नमक का जो क्वथनांक है वो 1465 डिग्री सी। कितना डिग्री सी है? अब 1465 डिग्री सी आप टेम्परेचर दीजिएगा तब ना वो गर्म होगा, तब ना वो भाप बनेगा। 1200 पर लोहा पिघल जाता है। 1200 से 1500 डिग्री सी पर चला जी लोहा क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और यहां हम लोग कितना डिग्री सी देना पड़ेगा इसको नमक को पिघलाने के लिए? 1465। तो चला खाली जैसे आप इसको 100 सवा 100 डिग्री सी टेम्परेचर कीजिएगा सारा का सारा पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। यहां वाष्प जैसे आएगा, वाटर जैकेट है ये, वाटर जैकेट उसको ठंडा कर देगा, ठंडा करके इसमें स्टोर कर देगा, स्टोर कर देगा। वही पानी हम लोग कहते हैं वो डिश। ये प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया डिस्टिलेशन है। क्या है ये? इसलिए इस पानी को हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, आसूत जल कहते। ठीक है,
कौन जल कहते हैं चला? आसूत जल कहते हैं। समझ में आया? हाँ, बैटरी में भी इसको डालते हैं। एकदम बैटरी में भी डाल सकते, बैटरी में कोई भी शुद्ध वाटर आप डाल सकते हैं। तो चला, अब आपको कहेगा, इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन विधि द्वारा। कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर का काम है वाष्प को द्रव में बदलना। वाष्प को किस में बदलना? अब चला देखिए, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चला, एकरा वाष्पीकृत कर रहे हैं, एकरा वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करके ही ना इसको प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रक्रिया आशवन कहलाती है। आसूत जल इसी प्रकार तैयार किया जाता है। इसी में लिख लो, समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा होता है। लिखा हुआ है कहां? किताब में ऐड है? अब ऐड है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो चला, एक है, ये तो आसवन हो गया। एक है मेरे दोस्त प्रभाजी आसवन। कौन आसवन है? प्रभाजी आसवन, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब चला, मामला क्या है? ये क्या है? नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब छोटा छोटा, फ्रैक्शन मतलब छोटा छोटा। अब मामला क्या है चला कि आप देखिएगा कभी टैंकलोरी वगैरह जो जाते रहता है उस पे आप देखें कभी लिखा हुआ पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल पदार्थ कभी देखें लिखा हुआ, किरोसिन पदार्थ, पेट्रोल पदार्थ। आप देखे होंगे लिखा रहता है पेट्रोलियम पदार्थ। क्या लिखा रहता है? पेट्रोलियम पदार्थ। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन है इसके पीछे कि वहां पेट्रोलियम पदार्थ लिख देता पेट्रोल पदार्थ, डीजल पदार्थ, या लिख देता पेट्रोल कोमा डीजल कोमा किरोसिन पदार्थ। वहां लिखता है चला पेट्रोलियम पदार्थ। क्या लिखता है? अब चला, होता क्या है, जमीन के अंदर जो पाया जाता है वो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरोसिन निकालते हैं। जैसे जो जमीन के अंदर हम लोग पाया जाता है चला, ये पेट्रोलियम है, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसको गर्म करते हैं। तब ये जितना टेम्परेचर देते हैं उतने टेम्परेचर, बहुत कम का डिफरेंस होता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के टेम्परेचर में बहुत कम का डिफरेंस होता है। जैसे यहां गर्म करते हैं कि मान लो 30 डिग्री सी दीजिएगा, मान लेते हैं एक टेम्परेचर 30 डिग्री सी दीजिएगा तो पेट्रोल वाष्पीकृत हो जाएगा, यहां स्टोर हो जाएगा। और फिर 32 डिग्री सी दीजिएगा तो मात्र 2 डिग्री सी बढ़ाइएगा, डीजल स्टोर हो जाएगा। और फिर 2 डिग्री सी और बढ़ा दीजिएगा तो केरोसिन स्टोर हो जाएगा। बहुत कम का डिफरेंस अगर होगा तो उसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए आपको पेट्रोलियम इतना, पेट्रोल इतना महंगा मिलता है, डीजल इतना महंगा मिलता है, केरोसिन इतना महंगा मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो कुछ लिमिटेड देश के पास है, और दूसरा जब उसका शुद्धिकरण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि अगर टेम्परेचर आप दे रहे हैं 30 से 30 डिग्री सी एग्जैक्ट मेंटेन किए तो पेट्रोल मिलेगा। और जरा सा 30 को 30.5 31 कर दीजिएगा ना, तो पेट्रोल में डीजल मिक्स हो जाएगा। तो टेम्परेचर को बैलेंस करना इज अ टफ टास्क, इसलिए यहां पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए आपको 20 रुपए लीटर में पानी मिल जाता है और 100 रुपए, 110, 120 रुपए लीटर में आपको पेट्रोल मिल जाता है।
दैट्स द रीजन। क्यों? क्योंकि चला पानी को शुद्ध करने के लिए जो दो पदार्थों को अलग करना है, एक का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है 1465 डिग्री सी, एक का बॉइलिंग पॉइंट 2100 डिग्री सी है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तब भी नमक इस पार से इस पार नहीं आएगा, बोलेंगे। लेकिन यहां क्या है, अगर 30 डिग्री सी पर पेट्रोल भाप बन रहा है तो 30.5 डिग्री सी की जगह तो आपका केरोसिन भाप बन जाएगा। तो उतना एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ज्यादा की कॉस्टिंग आती है, इसीलिए हम लोग इसको महंगा एक्सेस कर पाते हैं। तो पेट्रोलियम से, किससे? पेट्रोलियम से को टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम लोग। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, ये सब जो है चला टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, प्रभाज, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, प्रभाज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के हम लोग इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के हम लोग इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। अब चला देखिए, तो जैसे ही अगर आपने पेट्रोलियम के टैंक का लाइसेंस बनाया है तो आप पेट्रोल भी लेके जा सकते हैं, डीजल भी लेके जा सकते हैं, केरोसिन भी लेके जा सकते हैं, मोबिल भी लेके जा सकते हैं, और आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर पेट्रोल का बनाए हैं खाली तो डीजल नहीं ले जा सकते, डीजल का खाली बनाए हैं तो पेट्रोल नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपने पेट्रोलियम का बनाया है तो आप अपने टैंक लॉरी में सब कुछ लेके जा सकते हैं, बोलो न रे। अब चला देखिए, तक हमने कहा ये अलग करना बहुत मुश्किल है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन की प्रभाजी आसवन। आप प्रभाजी यानी फ्रैक्शनल इसका नाम क्यों रखें? क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन में तोड़ देता है, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे वही हुआ, कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम हो गया। कच्चा तेल मतलब क्या हो गया? पेट्रोलियम। कहता ऐसे मिश्रण, कभी सुना है कच्चा डीजल? कभी सुना है कच्चा केरोसिन? हम लोग कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल मतलब क्या? पेट्रोलियम। कहते हैं ऐसे मिश्रण, प्रभाजी आसवन, ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांकों में कम का अंतर है कि ज्यादा का अंतर है? एक 30 है तो एक 31 है, लेकिन पिछला वाला में ऐसा था, एक 100 डिग्री सी था तो एक 1465 डिग्री सी। क्वथनांकों में कम का अंतर होता है, उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते। जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि द्वारा क्या किया जाता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड। इस पूरे टॉपिक में दुए गो लाइन पूछेगा कि समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, यही दो लाइन पूछेगा आपको, ठीक है? हाँ, केरोसिन मटिया तेल नहीं जानता है रे? केरोसिन आप पहली बार सुन रहे हैं? सुन रहे थे लेकिन याद नहीं था। हाँ तरीके, केरोसिन नहीं जानते हैं आप लोग? एवरीबडी नोज दैट। पेट्रोल जानते हैं? पेट्रोल ऐसे की जगह कहां घर है? बिहार की, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी वालों की बेइज्जती कर दी यार इसने। यूपी में केरोसिन नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, डीजल में और केरोसिन में अंतर है। चला, अब इनका कहना है कि सर डीजल और केरोसिन में क्या अंतर है? एक होता है चला सीडीपीओ, आगे पढ़िएगा। C10 नंबर जो है ना, C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए होता है और पेट्रोल की क्वालिटी के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल की क्वालिटी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर।
तो देखो, जिसका C10 नंबर ज्यादा है वो बढ़िया डीजल है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है वो बढ़िया पेट्रोल है। तो जिसका C10 नंबर कम होता है, बहुत कम होता है, उसी को हम लोग डीजल नहीं, उसको केरोसिन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं केरोसिन डाल के आप कभी भी इंजन को स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ही धुआं देता है ना। काहे बहुत धुआं देता है? क्योंकि उसका C10 नंबर बहुत कम होता है। C10 नंबर या ऑक्टेन नंबर डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी को बताता है। अगर बहुत ज्यादा धुआं दे रहा है, इसका मतलब उसमें ज्वलनशील, ज्वलन युक्त पदार्थ नहीं है, इसलिए पूरा जल नहीं रहा है। पूरा जल नहीं रहा है, जब पूरी चीजें नहीं जलती है तभी तो धुआं देता है, तो इसीलिए आपको धुआं मिल जाता है। तो डीजल और केरोसिन में अंतर बस C10 नंबर का है। C10 नंबर कम होता है केरोसिन का, और डीजल का C10 नंबर ज्यादा होता है। ये हम आगे बात करेंगे। वैसे लिख ही लीजिए, CDPO, CDPO। C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए, अब पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर, CDPO लिख लिए। CDPO बोले तो C10 नंबर डीजल की क्वालिटी के लिए, एंड पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर दोस्त ज्यादा होगा, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम होगा C10 नंबर, तो डीजल की क्वालिटी उतनी कम होगी। हाँ जी, कौन है? चला जी, इसके लिए तो आपको पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग करना होगा। सब बात आप यहीं पहचान लीजिएगा, फिर आगे भी ना पढ़ना है आपको। फिर पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग करना होगा, तभी ना आप पहचानिएगा। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्टेन नंबर को नापता है, वो ऑक्टेन नंबर रेफरेंस ऑक्टेन नंबर से कॉम्पीट करता है, उसके बाद कंक्लूजन निकालता है। वो तो वर्कशॉप का चीज है, हम लोगों को थोड़े वर्कशॉप में जाके नाप लेना है, नापी नहीं लेना है, खाली जानना है कि ऐसा होता है। आपको कहेगा कि भैया हृदय जो है 24 घंटा पंप करता है, तो कहेगा कैसे देखे आप एक बार खोल के तनी हमको दिखाइए। चला जी, जो चीजें प्रूव्ड है उनको हम लोग पढ़ते हैं कि भैया इसको इससे नापा जाता है, इसको इससे नापा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं चला CDPO। अब एक है भाप आसवन। अब भाप आसवन वही है, सेम टू सेम, कि अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को जब एक साथ डाला जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसका क्वथनांक कम होता है वो चला बाहर आ जाता है, जिसका ज्यादा होता है उसी में रह जाता है। दैट इज भाप आसवन। इसका कोई यूज नहीं है बहुत ज्यादा। इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में क्या होते हैं, अविलेय, मतलब जो जल में घुलन, जैसे बालू और पानी। बालू और पानी घुलनशील है, पानी और केरोसिन। तो पानी और केरोसिन को अलग करना है, तो भैया केरोसिन को उसको गर्म करो, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, केरोसिन बच जाएगा। जो जल में अविलेय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं। बताइए, ये पानी और केरोसिन है, पानी और केरोसिन है, ऊपर में केरोसिन है, नीचे में पानी है। तो चला, जब आप गर्म कीजिएगा इसको तो ये एक दूसरे में घुलेगा नहीं, लेकिन गर्म कीजिएगा तो वाष्पशील हो जाएगा पानी। बोलन रे, तो अलग कर लेंगे। गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं, प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल अल्कोहल। ये प्रोसेस है, बट इसका कोई काम नहीं है। निष्पंदन क्या है, गौर फरमाइएगा। जैसे चला, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग क्या पीते हैं? चला जी, हम लोग पानी पीते हैं तो क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका चापाकल है, चापाकल जानते हैं ना? कोई ऐसा है जो चापाकल नहीं देखा है? करे, हमारा तोरे पे डाउट हो रहा है। कोई ऐसा है जो चापाकल कभी नहीं चलाया है अपने हाथ से?
कोई नहीं ना है। चापाकल अगर आप देखे होंगे तो होगा भी तो हाथ नहीं उठाना। चापाकल कुछ ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, चला ये पानी निकाल देते हैं, ये पृथ्वी का सतह है, ये पानी यहां आया आया। कुछ लोग वर्षा का भी पानी चला यहां आता है, लेकिन हम लोग इसी के पानी की बात कर लेते हैं। चापाकल का पानी यहां आया, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं पृथ्वी में चिलर जी, ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी हैं, ऐड हो जाती हैं पृथ्वी पर आने के बाद। मल मूत्र सारे चीजों का लोग त्याग करते हैं, फिर ये पानी चला इधर छनते जाता है। अशुद्धियां जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं वो यहां छनते 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 फिर यहां जमा होती हैं। फिर हम लोग पीते हैं। देखिए यही प्रक्रिया निस्यंदन है, यानी हम लोग जो पानी चिला नाला का पानी जो जमीन के अंदर जाता है, फिर रिचार्ज होके फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। बोलो ने, तो समझो कितना गंदा पानी पीते हैं हम लोग, नहीं पीते हैं। लेकिन पानी इतना सारा फिल्टर के माध्यम से सभी चीजों को छानते हुए नीचे जाता है, लेकिन जो एकदम माइक्रो बैक्टीरिया है उसको नहीं छान पाता है। तो फिर वही पानी जो है इधर से इधर जाके इधर से इधर जाके फिर हम लोग पीते हैं। तो इसी को माइक्रो बैक्टीरिया को छानने मतलब हटाने के लिए हम लोग यूवी प्लस लाइट, देखता होगा हेमा मालिनी प्रचार देती है, कैन प्यूरिफायर इट्स यूवी प्लस, बोलती है ना। यूवी प्लस मतलब अल्ट्रा वायलेट प्लस, मतलब पराबैंगनी किरणों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं और यहां से निकालने के बाद इसको केंट के प्यूरिफायर में डाल देते हैं, और डालने के बाद चला पराबैंगनी किरण जो है इधर से ये छोड़ता है, यूवी प्लस छोड़ता है। यूवी प्लस जब छोड़ता है भैया तो सारे माइक्रो जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है, और फिर हम लोग उस पानी को क्या करते हैं, पी लेते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया निस्यंदन कहलाती है। मेरा मानना है निस्यंदन नहीं याद रहे तो याद रखिए नाला का पानी को का शुद्धिकरण। निस्यंदन बोले तो नाला के पानी का शुद्धिकरण, दैट इज कॉल्ड एज निस्यंदन कहते हैं। गौर फरमाइएगा, यदि किसी द्रव में, अब देखो चला ये जो छनाएगा, ये तो जितना ठोस अशुद्धि है जो इसमें घुला नहीं है वो तो ऊपरे में छना जाएगा, लेकिन बताओ जो अगर में घुलनशील अशुद्धि है वो छनाएगा। कौन अशुद्धि छनाएगा, घुलनशील की अघुलनशील? बहुत बढ़िया। कहते हैं यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो परिक्षेपित हो, मतलब मिला हुआ हो। निलंबित और परिक्षेपित का मतलब होता है मिला हुआ। निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ इसमें निलंबित है मतलब घुला मिला है, तो उसे अलग करने के लिए हम लोग निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल, धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हैंड पाइप ट्यूबवेल द्वारा खींचकर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया भी निस्पंदन कहलाती है। एक है विसरण। विसरण क्या होता है, चला घनत्व में अंतर के कारण गैसों का एक जगह से दूसरे जगह जाकर घुल मिल जाना क्या कहलाता है, निष्पन्न। जैसे आप सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर में गैस हाई प्रेशर पे होता है, घनत्व तो उसका ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा घनत्व होता है, और बाहर का घनत्व क्या है, कम है। तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, या इसी को हम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, सांद्र होना मतलब होता है मोटा होना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो गैसों का प्रवाह होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं इसको, विसरण। इसी के कारण चला खाने की गंध आपके नाक तक पहुंचती है, गैसों के, चूंकि खाना जहां बनता है वहां बहुत अधिक मात्रा में गैस निकलती है, वहां घनत्व वहां सांद्रता ज्यादा होता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गैस का प्रवाह हो जाता है।
या मल मूत्र की गंध आपके नाक तक पहुंचती है, वहां भी सांद्रता ज्यादा होती है, तो वो सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में आप तक पहुंच जाता है। हम लोग गैस छोड़ते हैं तो पेट में सांद्रता क्या है, ज्यादा है, बाहर सांद्रता क्या है, कम है, अधिक सांद्रता से कम। कभी ऐसा हुआ है बाहर से अंदर हवा ले रहे हैं हम लोग, कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसा कर सकता है? क्योंकि अंदर में ऑलरेडी घनत्व ज्यादा है, कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में एंट्री इट्स इम्पॉसिबल। कोई ऐसा कर पा रहा है तो हाथ खड़ा कर लो। जब भी होगा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में। आज कभी देखे होंगे आप लोग, वो मूवी वगैरह में दिखाता है कि बेटा ने अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया, विसरित किया। तो विसरित करना मतलब होता है घुलना मिलना, छोड़ देना। विसरित करना मतलब सेंट की खुशबू का आना। तो सेंट का जो बोतल होता है, चला सेंट लगाए हैं ना, सेंट की बोतल अगर आप लगाए होंगे तो सेंट में बहुत उच्च घनत्व में सेंट भरा हुआ रहता है, और उसको उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में हम लोग लाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है, विसरण। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है कि ठंडे खाने की? क्योंकि तापमान बढ़ने से गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से गति बढ़ जाता है। कहते घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना। गैस कभी ठोस में मिल सकता है? ऐसा होता तो तुम पाते और लकड़ी में मिल जाता। ऐसा हो सकता है क्या? गैस कभी ठोस में नहीं मिल सकता। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण। और तापमान बढ़ने पर विसरण का गुण क्या होता है? इसीलिए तो गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है, ठंडे खाने की गंध तेजी से नहीं फैलती। विसरण के गुण, गर्म खाने की सुगंध कमरे में फैल जाती है, इत्र की बोतल के सुगंध का फैलना, मल मूत्र की दुर्गंध का नाक तक पहुंचना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता। बताओ, विसरण में कण गति करेंगे कि अस्थिर रहेंगे? पक्का? विसरण में कण गति करते हैं। विसरण में कण क्या करते हैं, गति करते हैं। ताप बढ़ाने से विसरण क्या होता है, बढ़ता है। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की निम्न घनत्व से उच्च घनत्व, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रवाह होना विसरण कहलाता है। विसरण का गुण केवल और केवल किसमें होता है, गैस में। किसमें होता है? अब बताओ, आसवन से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, जबकि प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बोलो रे। भाप आसवन होता है, जो अघुलनशील पदार्थ होता है, उसको अलग करने के लिए, जैसे पानी और केरोसिन, उसको अलग करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। निस्यंदन होता है, चला जब नाले के पानी का शुद्धिकरण करते हैं। किसके पानी का शुद्धिकरण? नाले के पानी का जो शुद्धिकरण कहते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पंदन कहलाती। बोलो रे। और अगर हम बात करें विसरण की, तो घनत्व में अंतर के कारण जो गैसों का गैसों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण। विसरण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की निम्न घनत्व से उच्च घनत्व, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। जैसे मलमूत्र की गंध का नाक तक पहुंचना। ताप बढ़ाएंगे तो क्या विसरण बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि इसीलिए तो गर्म खाने की गंध तेजी से आती है और ठंडे खाने की गंध। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? तत्व किसको कहते हैं? जिसका अकेले हो सूत्र हो, तत्व है। आज अगर किसी के 7 सूत्र हो, यौगिक है। जगर सूत्र ना हो, चला जगर सूत्र होगा उस शुद्ध पदार्थ, जगर सूत्र नहीं होगा अशुद्ध पदार्थ। याद है ना? आज की कार्रवाई यहीं पर। और इस सप्ताह चला, कल तक क्लास चलेगा। कल पढ़ा के और फिर गंगा किनारे टेस्ट हो करके तब छुट्टी होगा। तो आपसे अनुरोध है कि गंगा किनारे टेस्ट देकर तब छुट्टी मनाने अपने घर की ओर जाएं, और फिर मंडे से खुलेगा। ई मंडे, अगला मंडे भाई।